बच्चों, हमने पिछली क्लास में हिमालय से निकलने वाली हमारी नदियों के बारे में, जिनमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे हमारा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यानी जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत, जो भारत का दक्षिणतम हिस्सा है, वहाँ जो नदियाँ बहती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़ना स्टार्ट करें। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उतला होने से प्रमाणित होता है कि यहाँ की नदियाँ प्रौढ़ावस्था में हैं और नदी घाटियाँ चौड़ी और उतली हैं। उससे पता चलता है कि ये सबसे पुराना तंत्र है हिमालय की नदियों के तुलना में। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। देखो, पश्चिमी घाट के कारण क्या होता है कि ये ऊंचा हिस्सा होता है और ये उनके बीच जल विभाजक का कार्य करता है, जिससे कि नदियाँ दो भागों में बढ़ जाती हैं, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। एकमात्र दो नदियाँ ही अपवाद हैं, हम पहले भी बात कर चुके, जिनमें नर्मदा और तापी नदियाँ हैं, जो क्या हैं हमारी अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सारी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का अंग हैं। प्रायद्वीप के अन्य मुख्य नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं। विसर्प क्या होता है? लहरदार आकृति, सांप के जैसे। और ये 12 नहीं है, यानी 12 महीने नहीं बहती हैं, ये मौसमी नदियां हैं। यदि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद हैं। आगे देखो, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास। अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। पहला है आरंभिक टर्शरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धसाव, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया, जिससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सामान्यतः सम्मित योजना में गड़बड़ी हो गई। हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही हैं और अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही हैं, इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। देखो बच्चों, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में मतलब कि एक तो अरब सागर में गिरने वाली और एक है कौन सी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपनी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो पढ़ना स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहली हमारी जो नदी है वो हम पढ़ रहे हैं महानदी के बारे में। देखो, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से ये नदी निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से, और उड़ीसा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। चलो हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि हमारी महानदी कहाँ पर है। देखो बच्चों, यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ से, यहाँ हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से निकलते हुए उड़ीसा में बहते हुए फिर हमारे कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की नदी हो गई है। हम इसको एटलस में भी देख लेते हैं एक बार। देखो, यहाँ से हमारा ये ब्लू लाइन दिख रही है, छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम है। उसके बाद ये उड़ीसा में बह के और कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दिख रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़ लिख रहा है, इधर उड़ीसा लिख रहा है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगली हमारी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है, जिसे क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे
लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। लगभग हम 1500 किलोमीटर भी अगर आता है तो 1500 किलोमीटर भी हम इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। जिसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ से निकलती है ये? महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा हैं। पोलावरम के दक्षिण में जहां इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती हैं, गोदावरी एक सदृश प्रपात की रचना करती है। राजामुंद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक वृहत डेल्टा का निर्माण करती है। नदियां जब अपने मुहाने पर गिरती हैं तो उससे पहले क्या है, अपने जो जमाव बहा कर लेकर आती हैं वो सारा अवसाद उसको त्रिभुजाकार रूप में जमाव करती है। उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। अब हम देखते हैं गोदावरी की जो लोकेशन है उसको देखते हैं नक्शे में। देखो ये रही हमारे गोदावरी। गोदावरी जो है हमारे नासिक जिले से निकलती है। ये रहा हमारा नासिक। लगभग गोदावरी यहाँ से निकल के, ये गोदावरी लिख रहा, इधर की साइड जाके और फिर हमारे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, ठीक है। हमने गोदावरी की लोकेशन देख ली, महानदी की देख ली। महानदी हमारे छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये है कहाँ से निकलती है गोदावरी? महाराष्ट्र से, नासिक जिले से निकलती है। इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और इसका जो कितनी लंबी है? 1465 किलोमीटर कहें या फिर 1520 का आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, अगले पे आते हैं हम कृष्णा नदी। कृष्णा जो नदी है वो पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। पहली कौन सी है? गोदावरी, और दूसरी है हमारी कृष्णा। जो सह्याद्री में, सह्याद्री किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब हम देखते हैं कृष्णा नदी हमारी कहाँ पर है। देखो बच्चों, ये रही हमारी कृष्णा नदी। देखो यहाँ पे, यहाँ से निकलती है ये कृष्णा नदी। ये कृष्णा लिखा हुआ, यहाँ से जाते हुए फिर हमारे कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और देखो इसकी सहायक नदियाँ, अभी हमने पढ़ा भीमा के बारे में। देखो भीमा आके इसमें मिल रही है, तुंगभद्रा इसमें मिल रही है। ये क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये हो गई हमारी कृष्णा नदी। ये दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी। आगे बात करते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है और इसका ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां जो हैं वो हैं काबिनी, भवानी और अमरावती है। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन कि हमारे कावेरी नदी कहाँ पर है। देखो बच्चों, ये लिख रहा हमारे कावेरी। कावेरी का जो ये है, ये यहाँ से निकलती है हमारे कर्नाटक से, ठीक है। कर्नाटक से हमारी निकलती है और यहाँ जाती है हमारी बंगाल की खाड़ी में। दिख गया? ये ब्लू लाइन जो आ रही है यहाँ से, ये पूरी हमारे, ये कौन सी नदी है? कावेरी। यहाँ पे लिख भी रहा है कावेरी, ठीक है। फिर आगे कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हो सकता है शुरू शुरू में, अभी तुम आए हो, नया नया ज्योग्राफी पढ़ रहे हो सकता है दिक्कत आए, एक बार में समझ में नहीं आए लोकेशन, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखो बच्चों, कावेरी जो नदी है हमारी, उसी पर हमारा एक जलप्रपात बना हुआ है जिसे शिवा समुद्रम के नाम से जाना जाता है। वो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कहाँ पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। ये तो थी हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब हम दो ऐसी अपवाद जो नदियां हैं हमारी
वो कौन कौन सी हैं? नर्मदा और तापी, जो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। नर्मदा नदी जो है हमारी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद यह भंडोज के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनद मुख बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। अभी तुम्हें पता हो तो हाल ही में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति भी लगाई गई है, वो कहाँ पर है? वो भी नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है, आगे देखो, हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि हमारी नर्मदा नदी कहाँ पर है। देखो बच्चों, ये रही हमारी नर्मदा नदी, दिख रहा है? यहाँ से निकल रही है। ये रही हमारी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल रही है नर्मदा। और ये कहाँ गिरती है? फिर हमारे खंबात की खाड़ी से होते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर में चली जाती है। यहाँ से ये खंबात की खाड़ी है गुजरात के यहाँ, इसको कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। ये हमारा कच्छ का रन है, यहाँ कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पर ये है खंबात की खाड़ी। यहाँ से बहकर आती है ये, उसके बाद नर्मदा गिरती है खंबात की खाड़ी से अरब सागर में चली जाती है। आगे देखो, आगे पढ़ते हैं तापी नदी के बारे में। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है और यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रवाहित करती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। अब हम देखते हैं, देखो तापी नदी हमारी कहाँ पर है। नक्शे के हिसाब से देखने से बच्चों हमारी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। देखो, ये तो हमने देखी थी नर्मदा, उससे नर्मदा से जस्ट नीचे देखते हैं तो दोनों नदियाँ हमारी मध्य प्रदेश से ही निकल रही हैं। इससे ऊपर वाली हमारी नर्मदा थी और ये वाली हमारी कौन सी है? तापी। देखो, ये भी यहीं से निकल रही है तापी, यहाँ से होते हुए ये जा रही और ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा और तापी दोनों नदियाँ कैसी हैं? जो हमारी अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा हमारी गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, इनके बारे में हमने पढ़ा। ये कहाँ गिरती हैं? हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आगे देखो, अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से यह नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और फिर लूनी कहलाती है। तलवाड़ा तक ये पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में जाकर मिलती है। ये संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। देखो, लूनी नदी हमारी ऐसी है जो कहाँ गिरती है? हमारे कच्छ की खाड़ी में गिरती है। देखो, मैं लूनी नदी तुम्हें दिखाती हूँ। लूनी नदी देखो, यहाँ से हमारे निकलती है। लूनी नदी दो शाखाओं में निकलती है, जिसको कहा जाता है सरस्वती और सागरमती, और फिर जाके एक जगह मिलती है। वो कहाँ पर मिलती है? गोविंदगढ़ के पास आपस में मिलती है, तब ये लूनी कहलाती है। और फिर ये लूनी बहते हुए कहाँ पर जाती है? ये यहाँ से देखो, ये पूरा हमारा राजस्थान का नक्शा है। ये सारा हमारा राजस्थान है। पिंक पिंक जो आपको दिख रहा है, ये सारा राजस्थान है। यहाँ से आते हुए देखो यहाँ तक आती है, फिर उसके बाद यहाँ से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में गिरती है हमारी लूनी नदी। ये मौसमी नदी है लूनी। देखो, पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है। इनका मार्ग छोटा क्यों है? गुजरात की छोटी नदियों को ढूंढे। शेत्रुनी जी एक ऐसी ही नदी है जो अमरावती जिले में डलकाहवा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध
नदियां हैं। देखो माही नदी जो हमारी है, माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। नासिक जिले में त्रिंबक पहाड़ियों से 670 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। कालिंदी नदी बेलगांव के जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। बेरती नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण नदी है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। जो शरावती नदी है इस पर कौन सा प्रपात बना हुआ है? इस पर जल प्रपात जो बना हुआ है उसका नाम है करसोप्पा या जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? शरावती नदी पर बना हुआ है। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। एक का नाम मांडवी है और दूसरा का नाम जुआरी है। ये दोनों नदियां कहाँ पर हैं? गोवा में हैं। आप इन्हें मानचित्र पर रेखांकित कर सकते हैं। केरल की तटरेखा जो है छोटी है। केरल सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इसे पोन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रवाहित करती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र की तुलना कर्नाटक की शरावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र से कीजिए। पेरियार केरल की दूसरी बड़ी नदी है। देखो एक पेरियार नदी भी जो है कहाँ पर बहती है? हमारे केरल में बहती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि यास्था, पूझा और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पाम्बा है जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई पेम्बानाथ झील में जाकर गिरती है। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। क्या इनमें से कुछ के नाम आप बता सकते हैं? कुछ छोटी नदियों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है। स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्मणी, वामसाधारा, पेन्नर, पालार, वेंगई आदि प्रमुख नदियां हैं। देखो ये सब नदियां क्या हैं? ये हमारी गिरती हैं कहाँ पर? कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नदी बहाव प्रकृति। क्या आप जानते हैं कि नदी में बहने वाले जल की मात्रा सारा साल एक समान नहीं रहती है? इसमें ऋतु के अनुसार बदलाव आता है। जैसे पता है हमें कि जिन दिनों में बारिश आती है तो क्या है, नदी का जल स्तर ऊंचा हो जाता है। किस ऋतु में आप गंगा और कावेरी नदियों में सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं? एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी हैं क्योंकि ये अपना जल बर्फ के पिघलने से लेकर आती हैं। ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो ये नदियां 12 महीने बहती रहती हैं। और कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो मौसम के अनुसार बहती हैं, जिनमें बारिश के दिनों में ही पानी आता है। दक्षिण भारत की नदियां हिमनदों से नहीं निकलती हैं। इनके बहाव की प्रकृति में उतार चढ़ाव देखते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, मानसून पर निर्भर होती हैं। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा पर नियंत्रित होती है और जो प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। जल विसर्जन नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन की माप है। इसे क्यूसेक्स में या क्यूमैक्स में मापा जाता है। हमने देखा होगा इतना क्यूसेक पानी, इतना क्यूबिक पानी ऐसे आता है। बहुत बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो एक आंकड़ा होता है पानी का। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। अधिकतम प्रवाह अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है। इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है। गंगा द्रोणी के पूर्वी व पश्चिमी भागों के जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले भी काफी बड़ा होता है। फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह 55,000 क्यूसेक्स है, जबकि न्यूनतम औसत केवल 1300 क्यूसेक्स है। देखो बच्चों, फरक्का जो बांध है उसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच जल को लेकर विवाद है। फरक्का बांध को लेकर, ठीक है। फरक्का एक ऐसा बांध है जिसके जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है।
जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? प्रायद्वीप की 2 नदियों की प्रवाह प्रवृत्ति हिमालय की नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है, तो यह अचानक उफान पर आ जाती है। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अगस्त में उफान। गरुड़ेश्वर के में दर्ज इस नदी के बहाव में आंकड़े बताते हैं कि इसका अधिकतम बहाव 2300 क्यूसेक्स अथवा न्यूनतम बहाव 15 क्यूसेक्स है। गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई में और अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है। अगस्त माह के पश्चात इसके प्रवाह में भारी कमी आती है, लेकिन फिर भी अक्टूबर नवंबर में प्रवाह का आयतन जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना में अधिक रहता है। पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन 3200 क्यूसेक्स और न्यूनतम जो विसर्जन है वो है 50 क्यूसेक्स। ये आंकड़े नदी की प्रवाह प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। देखो बच्चों, हमें पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले जब जिन दिनों हमारे तेज अभी बारिश हो रही थी, कुछ दिनों पहले जब माही नदी में भी बहुत ज्यादा बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे थे, जो हमारे डूंगरपुर को छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य से माही नदी निकलती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उस नदी में भी क्या है, बांध के बहुत सारे गेट खोलने पड़े थे उससे, क्योंकि बाढ़ आने का खतरा रहता है। हम देखते हैं बारिश के दिनों में तो हमारी नदियां उफान पर चलती हैं बहुत सारी। यमुना में भी बहुत बार बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। इसके अलावा कोसी वगैरह जो है, इनमें भी ये क्या है, बाढ़ लेकर आती हैं नदियाँ। नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है बारिश के दिनों में। नदी जल उपयोग की सीमा। भारत की नदियाँ प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। बारहमासी नदियां वर्ष भर जल का वहन करती हैं, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त भी होता है। बिल्कुल हम ऐसा देखते हैं कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आ रही है तो कहीं पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह जल उपलब्धता की समस्या है? क्या इसके प्रबंधन की है? क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने के उपाय सुझा सकते हैं? क्या एक द्रोणी की जलाधिक्य को जल की कमी वाली द्रोणी में स्थानांतरित करके समस्या को समाप्त अथवा कम किया जा सकता है? क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है? क्या आपने समाचार पत्रों में नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में पढ़ा है? क्या आप समझते हैं कि मात्र नहर बनाकर गंगा नदी का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है? मुख्य समस्या क्या है? इस पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखें और धरातल के उबड़ खाबड़ होने से उत्पन्न कठिनाइयों को जानें। मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में जल कैसे उठाया जा सकता है? क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त जलाधिक्य है जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है? इस पूरे मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करें, एक लेख तैयार करें। नदी जल उपयोग से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं को आप किस प्रकार का क्रम देते हैं? पर्याप्त मात्रा में जल का उपलब्ध न होना, नदी जल प्रदूषण, नदी के जल में गाद, ऋतुवन जल का समान प्रवाह, राज्यों के बीच नदी जल विवाद, मुख्य धारा की बस्तियों के विस्तार के कारण नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना आदि किस प्रकार के कारण हैं? नदियां प्रदूषित क्यों हैं? क्या आपने शहरों के गंदे कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है? नदियों को गिरते हुए आपने देखा है? बहुत से शमशान घाट नदी के किनारे हैं और कई बार मृत शरीरों को नदियों में डाल दिया जाता है। हम देखते हैं कि किस तरीके से नदियों को अपवित्र किया जा रहा है। हड्डियां जो है नदियों में बहाई जाती हैं। इसके अलावा सिवर लाइन जो हैं यमुना में छोड़ रखी हैं, इसलिए यमुना क्या है, हमारी बहुत अपवित्र हो चुकी है। यही हाल हमारी गंगा नदी का है। कुछ त्योहारों पर फूलों और मूर्तियों को नदियों में डुबो दिया जाता है, जैसे कि हमारे गणेश उत्सव होता है, उसमें गणेश जी का जो विसर्जन है नदियों में, झीलों में, इनमें किया जाता है। इसके अलावा दुर्गा पूजा होती है कलकत्ता में, वहाँ पर भी नदियों में विसर्जन किया जाता है। दुर्गा जी की जो मूर्ति होती है उसका। बड़े पैमाने पर स्नान व कपड़े धोना भी जल को प्रदूषित करता है। लोग क्या है कि वहीं घाट पर जाके वहीं पर नहाते हैं, वहीं कपड़े धोते हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जाए? जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया है गंगा नदी को जो इसका प्रदूषण है उसको दूर करने के लिए, तो क्या आपने गंगा एक्शन प्लान, ये देखो यहाँ पे आ गया है गंगा एक्शन प्लान के बारे में, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है, गंगा एक्शन प्लान भी हम उसे कह सकते हैं। और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में पढ़ा है। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु योजनाओं पर सामग्री एकत्रित करें और इस सामग्री को एक लेख के रूप में व्यवस्थित करें। तो बच्चों ये था हमारा नदियों के बारे में चैप्टर। इसमें मेनली जो हमारे हैं हिमालय की नदियाँ
और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है वो है हमारी एक अरब सागर में गिरने वाली और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। यही इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। बाकी एनसीईआरटी की बुक है तो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे इसमें से बनते हैं। चैप्टर को बहुत अच्छे से आप एक बार खुद भी रीडिंग करें। ओके, यहीं अपनी क्लास को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।